हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे बेटा? जो टर्म्स हमने पढ़ी थी वो क्या थी? रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, आर वी बाय आई होता है बेटा। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होती है, जी इक्वल टू 1 बाय आर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आर है वो रो एल बाई ए के बराबर होता है रेजिस्टिविटी की टर्म में। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल था, और हमने बताया था आपको कि इस रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होती है कापा 1 बाय रो। इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं बेटा। इसके बाद हमने आपको बताया था अब एक लैम्डा इक्विवेलेंट होती है, वो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर होती है बेटा? कापा इनटू में वी। कापा इक्विवेलेंट लिख लीजिए, या फिर आपको बता रहा वॉल्यूम को 1000 बटे में नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं। इसको बता रहा आपको कापा गुना में 1000 बाय में नॉर्मेलिटी, आप ये भी लिख सकते हैं। और एक आपको बता रहा बेटा लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, वो किसके बराबर होती है? कापा इनटू में वी। अब यहाँ पे कापा क्या है? एम की टर्म में है, मोलर कंडक्टिविटी है, और ये कापा इनटू 1000 बाय में मोलरिटी। ये टर्म हम लोग पढ़ चुके थे बेटा। क्या क्या? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे आगे इसको पढ़ना है बेटा, और वो क्या है? हमने इसके वेरिएशंस को देखना है। वेरिएशंस ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन। अगर हम लोग डाइल्यूशंस करते हैं, कंसंट्रेट जो है कंसंट्रेशंस जो है करते हैं सॉल्यूशंस की, या उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशंस को या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशंस को बढ़ाते हैं, तो ये कंडक्टेंस जी, इक्विवेलेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करेंगी बेटा, आपने ये देखना है। समझ में आ गई बात? क्या होगा बेटा? जो इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है जी, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, नहीं सॉरी, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एंड जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या करती हैं बेटा? इंक्रीज करती हैं। ये क्या करती हैं बच्चों? इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये क्या करती हैं बच्चों? इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन द डाइल्यूशन। दूसरा, जो कंडक्टिविटी है कापा या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। व्हाई? क्यों? क्वेश्चन आएगा कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द डाइल्यूशन, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद द डाइल्यूशन। क्यों? व्हाई? तो क्यों बेटा? देखो, जो कंडक्टेंस आपके पास होती है बच्चों, वो कंडक्टेंस क्या है, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिए हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे, उतनी जो है क्या आएगी? कंडक्टेंस ज्यादा आएगी। ये बात समझ में आ? अब अगर जो डाइल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपने उसमें डिसॉल्व किए थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर देखो लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो इन दैट केस ये हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन या कुछ सॉल्वेंट जो वो डिसॉल्व ना हो। मींस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली जो है डिसॉल्व ना हो, लेकिन जैसे आप लोग उसका डाइल्यूशन करेंगे बेटा, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिए थे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? आयनों में डिकम्पोज हो जाएंगे, और आयनों में डिकम्पोज होने की वजह से आपके पास क्या होगा? दे प्रोड्यूस द कंडक्टिविटी। समझ में आ गई बात? याद दे, अब अगर ज्यादा आयंस आपके पास आएंगे, आपको पता आयंस ज्यादा आएंगे मींस कैटायन या एनायन अगर हमारे पास ज्यादा है तो ज्यादा आयन मूव करेंगे, और ज्यादा आयन मूव करेंगे तो कंडक्टेंस क्या आएगी बेटा? ज्यादा आएगी। आई बात समझ में?
तो क्या आंसर हुआ? कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करते हैं विद द डाइल्यूशन? क्योंकि विद द डाइल्यूशन जो आयंस है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे जो है सॉल्यूशंस के अंदर, और उनके कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से आपके पास क्या होगा बेटा? लार्ज नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। और क्योंकि जो कंडक्टेंस है नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, इसलिए कंडक्टेंस क्या करती है? इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो सॉरी विद इंक्रीज इन द डाइल्यूशंस। बात समझ में बेटा? दूसरा था कि कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है वह कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ओ सॉरी विद इंक्रीज इन द डाइल्यूशंस। ये टेम्परेचर कैसे आता है? डाइल्यूशंस। व्हाई? तो देखो बेटा, कंडक्टिविटी जब मैंने आपको समझाई तो मैंने कहा था कि लेंथ को आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, तो जो वॉल्यूम हवा 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुई उसकी जो कंडक्टेंस आती है वो क्या होती है? इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी हमारे पास होती है। यही बता रहा मींस आपको समझाना भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। यही बात सिखाई थी ना बेटा। अब क्या हुआ कि अगर आप लोग सोचिए डाइल्यूशंस कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशंस के साथ क्या होगा? जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगी, वॉल्यूम है जो क्या करेगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो आयन प्रेजेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, या वो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कम हो जाएंगे। और अगर जो आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसके अंदर के आयन आपके पास क्या जाते हैं बच्चों? लेस हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ? क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयन की जो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मापती है ना। अब अगर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयन जो है वो कम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अगर आयंस कम हो जाते हैं देन द कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। बात समझ में आई? कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि आयनों पे डिपेंड करती है, डाइल्यूशन से ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस के आयन की होती है और विद द डाइल्यूशंस जो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयन प्रोड्यूस्ड होंगे वो कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसलिए डिक्रीज करेगी। तीसरा, जो लैम्डा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वो भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द डाइल्यूशन। वो क्यों करती है भाई? तो देखो बेटा, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होती है बेटा? कापा इंटू वी या कापा इंटू वी। इसमें कापा m था, इसमें कापा इक्विवेलेंट था। मींस लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी वो क्या है बच्चों? लैम्डा इक्विवेलेंट कापा इक्विवेलेंट इंटू में वी है। अब हम लोग कह रहे हैं ये तो डिक्रीज करती है, हमने कहा ना कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद द डाइल्यूशन, लेकिन विद द डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या करती है? इंक्रीज करती है। विद द डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या करती है बच्चों? इंक्रीज करती है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ये एक्सटेंट क्या इस वॉल्यूम के इंक्रीज करने का? वो ग्रेटर है। जो वॉल्यूम के इंक्रीज करने का एक्सटेंट है या जो है ओवरऑल इफेक्ट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्ट जो है डिक्रीज इन जो है कंडक्टिविटी। तो इन दैट वे वी कैन से दैट अगर ये ज्यादा इंक्रीज करेगी बेटा तो इस केस में ये डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। ये बात समझ में आई? एंड द सेम वे लैम्डा m इज आल्सो km into v विद इंक्रीज जो डाइल्यूशंस जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करती है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो लैम्डा m है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बात क्लियर हुई बच्चों? पहला जो क्वेश्चन था, जो कंडक्टेंस है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है विद द डाइल्यूशंस वो कैसे चेंज होंगी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को बेटा? इसके बाद सेकंड आपने क्या करना है? मोलर कंडक्टिविटी को देखना है। वेरिएशंस ऑफ जो है मोलर कंडक्टिविटी को आप लोगों ने पढ़ना होगा कंसंट्रेशन के साथ। वेरिएशन ऑफ जो है
मोलर कंडक्टिविटी, ये किसके साथ है बेटा, डाइल्यूशंस के साथ। अब क्या करना है, कंसंट्रेशंस के इफेक्ट को देखना है। न्यूमेरिकल्स आप लोग जो है अच्छे से कर रहे होंगे ना बेटा। अगर देखो न्यूमेरिकल आप अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर आएंगे बेटा, और अगर न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इसलिए अच्छे से न्यूमेरिकल जरूर करते चलिएगा साथ में। वेरिएशन ऑफ जो है मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या है बेटा, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन है उसके साथ में किस तरह से जो है मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी, आपने ये देखना है। अब जो मोलर, देखो बेटा आप जब शुरुआत से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार से होते हैं हमारे, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बेटा, वो तो आसानी से आयन प्रोड्यूस कर देंगे, उनकी जो कंडक्टेंस है वो तो आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होते हैं वो आसानी से जो है आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या उनके जो आयंस प्रोड्यूस्ड है वो बहुत कम होते हैं। कम आयंस में जो है कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को हम लोग जो है आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या करना है बच्चों, एक ग्राफ ड्रा करना है। यहां पे मान लीजिए आपके पास क्या, मोलर कंडक्टिविटी, और इस साइड आपके पास क्या बेटा, कंसंट्रेशन। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक दैट ऑफ KCl, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। ये यहां से जो है जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो गया ऑलमोस्ट लगातार सेम चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है बेटा। समझ में आ गई बात, मोस्टली डिक्रीज करेगा लेकिन कुछ स्लाइटली जो है क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ गई। तो जो ये मोलर कंडक्टिविटी है विद द कंसंट्रेशंस, इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है बेटा। एक इक्वेशंस होती है जिसको बोलते हैं डिब्बे-अक्कल-ओक्सेंजर इक्वेशंस। डिब्बे-अक्कल-ओक्सेंजर इक्वेशंस। अब वो डिब्बे-अक्कल-ओक्सेंजर इक्वेशंस क्या कहती है बच्चों, वो कहती है कि जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी आपके पास में किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, लैम्डा mc, इसका मतलब क्या बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C वो किसके बराबर होती है बेटा, लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट ऑफ C। ये क्या बेटा, लैम्डा cm, लैम्डा mcm क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, एंड लैम्डा नॉट m आपके पास क्या बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस का मतलब होता है बेटा जब कंसंट्रेशंस बहुत कम होती है। जीरो कंसंट्रेशन तो लेनी नहीं आपने, लेकिन अबाउट टू बी जीरो अगर आपके पास है तो वो आपके पास क्या, लैम्डा नॉट m है, मोलर कंडक्टिविटी एट जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ में आ गई। जो है C आपको पता है अंडर रूट C क्या कंसंट्रेशन है, A आपके पास क्या है, कांस्टेंट है बेटा। A क्या बच्चों, कांस्टेंट आपके पास है, और इस A को हम लोग जो है जनरली क्या जो है, A आपके पास जो है कोई भी कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई। A कोई भी कांस्टेंट है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डिब्बे-अक्कल-ओक्सेंजर इक्वेशन। ठीक है। अब जो इस K है, इस K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मोस्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर। जैसे NaCl आपके पास है, अब NaCl के केस में जो A है, सोडियम के लिए अगर आप लोग इसको लेंगे, सोडियम आयन के लिए तो ये +1 आ जाएगा, क्लोराइड आयन के लिए लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इन दैट केस मैग्नीशियम के लिए आप लोग लेंगे
तो ये +2 आ जाएगा, क्लोरीन के लिए लेंगे तो -1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए आपके पास जो है बेरिलियम क्लोराइड है, तो आप लोग कहेंगे बेरिलियम के लिए लेंगे तो +2 आ जाएगा, क्लोरीन के लिए लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये क्या है, नॉर्मली ए की वैल्यू जनरली जो होती है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के नेचर के ऊपर। कैटायन है तो पॉजिटिव लिख देंगे, एनायन है तो नेगेटिव लिख देंगे। बात समझ में आ गई? और जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है लगभग वही क्या होती है, ए की वैल्यू होती है। अब अगर आप इस इक्वेशंस को देखें बेटा, डिब्बे क्लोक्सेंजर इक्वेशंस को, ये क्या है, लैम्डा mc इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर √c। अब यहां से ये क्या हुआ बेटा, इसमें है क्या, ये स्टोरी को समझिए। अब अगर आपने जो +1 में मैथ पढ़ा तो उसमें इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू mx + c। ये जो चीज है लैम्डा नॉट m, ये तो कांस्टेंट है हर चीज के लिए, हर जो डायल्यूशंस के लिए कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये -a आपके पास क्या है, स्लोप है। ये क्या बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन है। इसका मतलब यहां तक देखिए, जैसे मान लीजिए केसीएल सॉल्यूशंस था बच्चों, तो इसके केस में यहां तक तो ये ठीक है, लगातार डिक्रीज हो रहा है अभी -a स्लोप। लेकिन बीच में कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस या हायर कंसंट्रेशंस के बाद ये जो है स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन क्या है, टर्म क्या है बेटा, कि जो स्लोप है ना, वो स्लोप स्टार्ट में तो क्या बहुत कम है, जो है स्लोप है जो वो डिक्रीजिंग है, मींस इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रही है डिक्रीजिंग को। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है तो ये क्या होती है, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, मींस स्ट्रेट नहीं रहती है। तो इसका कारण क्या होता है कि बेटा जब ग्रेटर कंसंट्रेशन हो जाएगी ना इलेक्ट्रोलाइट की, तो उनके अंदर क्या होगा, ग्रेटर इंटर जो आयनिक अट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो इंक्रीज की ना यहाँ पे कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी, इसका इंक्रीज करने का कारण क्या है, ड्यू टू ग्रेटर जो है आयनिक इंटरेक्शन। इसका जो मेन कारण है वो क्या है, ड्यू टू ग्रेटर आयनिक इंटरेक्शन। उसकी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बेटा, तो आपको पता है जो आयंस हैं वो आयंस बढ़ते जाएंगे या उनकी जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। अब उनके बीच में अपोजिट पोलरिटी वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके जो ग्रेटर अट्रैक्शंस आपके पास है, उस ग्रेटर अट्रैक्शंस की वजह से आपके पास क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हम लोग जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ में आई? इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्टोरी किसके केस में बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये बात समझ में आ गई, मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी। एंड इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग इसको देखें, देखो बेटा अगर जब ग्रेटर कंसंट्रेशन है ना, तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती जाएगी तो वो आयन बहुत कम प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो लगभग कुछ इस तरह से आएगा। और जैसे ही आपके पास कंसंट्रेशन कम होती है बच्चों, तो आपके पास क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। और जैसे आप इसको जीरो कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे, या क्योंकि जीरो तो आपने लेना नहीं होता, इनफाइनाइट ही बोलेंगे आप लोग, इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती जाती है। ये किसके केस में है, इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड। मींस कहने का मतलब क्या है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने लिए बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमारे पास ये बिहेवियर कुछ इस तरह का है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को तो आसानी से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था, बट जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इनको एक डायरेक्ट इक्वेशन से किसी से नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में फिर एक जो लॉ दिया गया, जिस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ल-राउस लॉ। उस कार्ल-राउस लॉ को हम लोग जो क्या करेंगे, कल वाली क्लास में जो है, कल वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। क्योंकि आज इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सिर्फ वेरिएशंस को पढ़ेंगे, कार्ल-राउस लॉ को कल पढ़ेंगे, और कल जो वीडियो आपके पास आएगी बेटा, उसमें मैं कंफर्म लिख के दे सकता हूं, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। तो आज वाली भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो तभी समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही वीडियो को, असल में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरी की पूरी को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, ठीक है।
बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िएगा इसको।